Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasser Ali Tanoli. Students, क्लास 9 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स, और आज हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग की सेकंड एप्लीकेशन यानी फर्स्ट एप्लीकेशन की मॉडिफाइड फॉर्म को एक्सप्लेन करना है, यानी मॉडिफाइड एटवुड मशीन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बात की थी केस नंबर 1 के ऊपर, और केस नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हमने टेंशन फोर्स को समझा था कि टेंशन फोर्स क्या होती है। हमने कहा द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द हैंड ऑन द स्ट्रिंग इज नोन एज टेंशन फोर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय T। और केस नंबर 1 ये था कि व्हेन बोथ बॉडीज मूव्स वर्टिकली, यहाँ यानी वहाँ पे ये वाली कंडीशन थी हमारे पास। हमने 2 ऑब्जेक्ट्स लिए थे, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ली थी, फ्रैक्शनलेस पुली ली थी, और उस स्ट्रिंग के साथ दोनों ऑब्जेक्ट को बांधा था। तो अनइक्वल मैसेज थे। इस तरह की जो अरेंजमेंट थी जिसमें हमने पुली को शामिल किया, स्ट्रिंग को लिया, अनइक्वल मैसेज लिए, तो इस तरह की अरेंजमेंट को हमने एटवुड मशीन का नाम दिया था। और इस तरह के केस में हमने वैल्यू ऑफ फार्मूला प्रूव किया था, बनाया था एक्सेलरेशन के लिए भी और टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए भी। आज हमने थोड़ा सा उसकी मॉडिफाइड फॉर्म के ऊपर बात करनी है और थोड़ी सी डायग्राम को चेंज करना है। इसमें दोनों बॉडीज वर्टिकली डायरेक्शन में मूव कर रही थी। आज हमने मॉडिफाइड एटवुड मशीन का सेकंड केस यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग की सेकंड एप्लीकेशन हमने यहाँ पे उसकी टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला डिराइव करके देना है। और केस क्या होगा, जिस टाइम पे आपके पास एक बॉडी मूव करेगी वर्टिकली डायरेक्शन में और दूसरी बॉडी मूव करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या किया, यहाँ पे एक टेबल लिया, टेबल के एक साइड पे हमने फ्रैक्शनलेस पुली को बांध दिया और उसके ऊपर से हमने क्या किया जी, स्ट्रिंग को पास किया। और सेम उसी तरह उस स्ट्रिंग के साथ 2 ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के ऊपर, एक एंड के ऊपर भी एक ऑब्जेक्ट को लटकाया और दूसरे एंड के ऊपर भी दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने वहाँ पे बांधा। जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट मेरे पास बॉडी ए मूव कर रही है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने बॉडी बी को लिया। अब इसको सामने रखते हुए हम रिजल्टेंट पे जा रहे हैं और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे हमने डिराइव करनी है, वैल्यू ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन। तो इस अरेंजमेंट को सामने रखते हुए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक प्रैक्टिकल भी है 9th की बुक का। प्रैक्टिकल नोटबुक में भी हम लैब में भी जाके इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया जी, हमने कंसिडर किया 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी having masses m1 and m2 are respectively connected to the an extensible string which passes over a pulley. When the system is released, the system moves with acceleration according to Newton's second law of motion। हमें पता है ज़ाहिर फोर्स अप्लाई होती है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हमें ये भी पता है जो बॉडी ए है वो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में है और बॉडी बी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। बॉडी ए वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जबकि बॉडी बी हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर टूवर्ड्स द पुली। जिस टाइम सिस्टम को रिलीज करेंगे बॉडी ए वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी और बॉडी बी इस टेबल के ऊपर हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर इस पुली की तरफ जो है वो हमारे पास मूव करेगी। अब पुली एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेसेस आर फ्रैक्शनलेस, ये बात याद रखनी है। द डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी ए इज इक्वल टू, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो वो मेरे पास होगा जी W1 - T इज इक्वल टू F नेट।
यानी एफ नेट वन जो है वो लग रही है जी W1 माइनस टी। दो फोर्सेस हैं ऑलरेडी, बल्कि यहाँ पे तीन फोर्सेस। इस बॉडी के ऊपर तो दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। बॉडी ए के ऊपर जिस टाइम हम डिस्कस करेंगे, और बॉडी बी की तीन फोर्सेस हैं, उनको भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो एफ नेट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बॉडी ए के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी इज इक्वल टू 1। ये तो बॉडी ए के ऊपर है। मोशन ऑफ द बॉडी बी, उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही है? वेट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टूवर्ड्स द पुली, ये इसका वेट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ये टेंशन टूवर्ड्स द पुली। एंड थर्ड वन इज द अपवर्ड रिएक्शन फोर्स, जो किसके ऊपर एक्ट हो रही है? अपवर्ड रिएक्शन फोर्स, उसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो हमारे पास एक्ट हो रही है, ये बॉडी बी के ऊपर फोर्सेस लग रही है। और बॉडी ए पे वेट डाउनवर्ड, और टेंशन जो है वो उसकी क्या है जी? अपवर्ड है। लेकिन ये बॉडी नीचे, इस बॉडी की मूवमेंट की वजह से, यानी ये नीचे जा रही है, ये जिस टाइम नीचे जाएगी तो ये आपके पास इस साइड पे मूव करेगी, तो तीन फोर्सेस इसके ऊपर भी एक्ट होगी। एज द बॉडी बी इज नॉट मूविंग वर्टिकली, ये बात याद रखें, ओनली बॉडी ए इज मूविंग वर्टिकली, देयरफॉर वर्टिकल फोर्सेस कैंसल ईच अदर। The only remaining force is the T. Vertical forces इस बॉडी बी के ऊपर दो तरह से लग रही हैं। वेट विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बॉडी बी के ऊपर टोटली तीन फोर्सेस एक्ट हो रही है। वेट डाउनवर्ड, अपवर्ड रिएक्शन फोर्स विच इज एक्टिंग अपवर्ड, एंड टेंशन विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द पुली। वर्टिकल फोर्सेस, टू फोर्सेस, weight and upward reaction force. So weight and upward reaction force, vertical forces, both vertical forces cancel out each other. Only remaining force, which is the tension, due to which the body B is moving on the horizontal direction with acceleration A, according to Newton's second law of motion. Only one force is remaining, और वो force कौन सी है? T, which is equal to, T is basically force, T is equal to F net 2, यानी बॉडी B के ऊपर। बाकी ये दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया। P is equal to M2A, which is equation number 2. That is equation number 2. Putting the values of T and equation number 1, पुट करके चेक करते हैं जी क्या रिजल्ट आता है। पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, देन इक्वेशन नंबर 1 becomes m1a इज इक्वल टू m1g माइनस p की जगह क्या आ जाएगा? m2a आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, राइट हैंड साइड पे m2a माइनस हो रहा है, इसको जिस टाइम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एडिंग m2a ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने m2a को ऐड करना है, तो ये बनेगा जी m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g, उस साइड से कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करें, कॉमन क्या आ रहा है जी? a कॉमन आ रहा है, टेकिंग a कॉमन, a m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1g। अब क्या करेंगे जी? अब करेंगे जी डिवाइडिंग, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। डिवाइडिंग m1 प्लस m2 और बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जिस टाइम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा
a इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये कैंसिल, देन वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. दिस इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. अब हमने क्या करना है जी, हमें तो टेंशन इन द स्प्रिंग की वैल्यू भी चाहिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई. पुट इन इक्वेशन नंबर 2. पुट इन इक्वेशन नंबर 2. टेंशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 में पुट करेंगे, 1 में पुट कर सकते हैं, वो थोड़ा टफ होगा. तो 2 मेरे पास क्या बनेगी जी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इसमें पुट करें T इज इक्वल टू m2 इंटू ए की जगह m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, देन T इज इक्वल टू m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अब यहाँ पे देखिए, दोनों केसेस में हमारे पास वैल्यूज मैथमेटिकल इक्वेशन डिफरेंट आ रही है. एक्सेलरेशन अगर मैंने फाइंड करना है उस केस में जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, दूसरी वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, तो उसके लिए एक्सेलरेशन है m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और टेंशन की वैल्यू है m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. जबकि जिस टाइम पे दोनों बॉडीज वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही थी, उस टाइम पे टेंशन थी T इज इक्वल टू 2 टाइम m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. यानी जिस टाइम पे आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही थी और एक्सेलरेशन की आ रही थी जी, उस टाइम पे वर्टिकल डायरेक्शन के लिए m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g उस टाइम पे आ रही थी. अब चेक कर लें दोनों केसेस में, ये वाला जो केस है, ये दोनों जो वैल्यूज हैं एक्सेलरेशन और टेंशन की, ये उस टाइम पे जिस टाइम पे एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल और एक ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये टी की वैल्यू और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू उस टाइम पे है जिस टाइम पे दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है जी दोनों की वैल्यूज का. थैंक यू.